प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह की। तो विद्यार्थियों, जो बोगार्ड्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों का ही अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत समूहों का ही अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, मनुष्य है वह सामाजिक प्राणी है। वह रहता जरूर समाज में है, परंतु वह केवल समाज की अनुभूति ही करता है। वह उसे देख या महसूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समाज का निर्माण संबंधों के आधार पर होता है और संबंधों को हम देख नहीं सकते। लेकिन जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी समूह के माध्यम से ही करता है, जैसे परिवार, अस्पताल, विद्यालय आदि। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह के अर्थ एवं परिभाषा की। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो किसी एक स्थान पर एकत्रित व्यक्तियों का झुंड समूह है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं और समाजशास्त्रीय अर्थों की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र में सामाजिक समूह को, व्यक्तियों के झुंड को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता है, बल्कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समुच्चय या संग्रह है जिसके सदस्य साझा हित एवं समान रुचियों के आधार पर सामाजिक संबंधों के एक अपेक्षाकृत स्थायी ताने बाने द्वारा आबद्ध या जुड़े होते हैं तथा अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। यानी समूह निर्माण के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट निकल के सामने आ रही हैं। एक तो पारस्परिक जागरूकता एवं सामान्य लक्ष्य का होना। तीसरी बात कि समूह मूर्त होता है, यानी समूह दिखाई देता है। अब हम बात करें सामाजिक समूह की परिभाषाओं की, तो ओकबर्न एवं निमकोफ कहते हैं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो समूह का निर्माण कर रहे हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है, संग्रह यानी किसी भी एक झुंड से है जो सामाजिक बंधनों के कारण एक दूसरे के समीप है। बोगार्ड्स कहते हैं कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का योग है जिनका ध्यान कुछ समान उद्देश्यों पर होता है और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें समान निष्ठा हो तथा सामान्य क्रियाओं में संबंधित हो। यानी हम सामाजिक समूह किसे कहेंगे? जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह संग्रह जिनके मध्य सामाजिक अंतःक्रिया होती है और जिससे सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। समूह के द्वारा समान उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं की। तो सामाजिक समूह में संबंध होते हैं, संपर्क होता है, सचेतनता होती है, नियम होते हैं। अब बात करें प्रमुख विशेषताओं की, तो जो पहली विशेषता है सामाजिक समूह की, तो वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। यानी किसी भी समूह का निर्माण कोई अकेला व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अर्थात कम से कम दो व्यक्ति तो समूह के लिए जरूरी हैं, जो किसी भी सामाजिक समूह की प्राथमिक विशेषता कही जाती है। जैसे परिवार एक समूह है जिसका निर्माण पति, पत्नी और बच्चों के द्वारा होता है। दूसरी विशेषता है पारस्परिक संबंध। मनुष्य के किसी भी संग्रह को समूह नहीं माना जाता। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतः संबंध होना चाहिए, अर्थात व्यक्तियों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया बार बार होनी चाहिए जिससे सामाजिक संबंध बनते हैं।
और वास्तव में सामाजिक संबंध से ही समूह का निर्माण होता है। यही कारण है कि हम किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहते। वहाँ भी तो व्यक्ति समूह, दो या दो से अधिक व्यक्ति जुड़े या एकत्रित होते हैं। तीसरी विशेषता है सामान्य हित और उद्देश्य। समूह के सदस्य सामान्य हित और समान लक्ष्य या उद्देश्य के कारण साथ रहते हैं। व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य समान हित एवं समान उद्देश्य के द्वारा ही बनता है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ अपना स्वार्थ जुड़ा होता है, परंतु यह स्वार्थ वैसा नहीं होता है जो समाज के सभी सदस्यों को समान रूप में होता है। चौथी विशेषता है इच्छिक सदस्यता। सामाजिक समूह की सदस्यता इच्छिक होती है। इच्छिक यानी अनिवार्य नहीं है कि यानी हम उसमें भाग लें या ना लें, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विभिन्न हितों एवं उद्देश्यों के अनुसार ही समूह का सदस्य होना स्वीकार या अस्वीकार करता है। व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूह की सदस्यता ग्रहण करता है जिनसे उनकी आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति होती है। पांचवी विशेषता है सामाजिक पहचान। यानी प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसके फलस्वरूप लोग यह जानते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी समूह के सदस्यों में भली भांति आपस में जान पहचान ही हो, परंतु समूह या समूह के बाहर लोग किसी व्यक्ति को उसके समूह के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे आपको कि ये इस कॉलेज में पढ़ता है। अगली विशेषता है हम की भावना। सामाजिक समूह की एक और विशेषता जिसमें हम की भावना का होना, यानी समान लक्ष्य, स्वार्थ व दृष्टिकोण के अनुसार सदस्यों में परस्पर सहयोग पाया जाता है, जो हम की भावना का निर्माण करता है। हम की भावना में एक बंधे हुएपन की भावना का भाव होना होता है, अर्थात हम जो इतने लोग हैं अथवा चेतना के स्तर पर जो एक दूसरे से अपनों को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगली विशेषता है कार्य विभाजन। समूह के सभी सदस्यों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जिनके पूर्ण होने पर ही समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यानी समूह के सदस्य पारस्परिक संबंधों से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी सदस्य एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। समूह के सदस्यों का कार्य विभाजन उनकी परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे परिवार में हमारे अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। अगली विशेषता है सहप्रयास निर्माण। यानी समूह का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहप्रयास यानी हमारे प्रयासों द्वारा ही किया जाता है। जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय या महाविद्यालय का निर्माण करना। और अंतिम विशेषता है कि समूह मूर्त होता है। मूर्त यानी जो दिखाई दे और अमूर्त जो दिखाई नहीं दे। समूह मूर्त होता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे विद्यालय या अस्पताल। ये हुई समूह की विशेषताएं। धन्यवाद।